हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का बीपीटी का पीवाईक्यू। और मेरे भाई देखो, जामिया मिलिया इस्लामिया का अगर आप बीपीटी का अगर आपने फॉर्म फिल किया है, तो अगर आपको वहाँ पे सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपको करना होता है पीवाईक्यू। मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, बाकी और से वीडियो में फिर कुछ नहीं बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपका पीवाईक्यू अच्छे तरीके से कर लो। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, एनसीईआरटी। ठीक है। अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हो प्लस एनसीईआरटी कर लेते हो मेरे भाई, तो आपको इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ सर, एक क्वेश्चन आपका होता है सर, इसका कट ऑफ क्या जाएगा। मेरे भाई देखो, ये टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो बच्चे है ना जिसको एग्जाम पैटर्न पता नहीं है। टोटल इसके अंदर 100 क्वेश्चन आता है। 100 क्वेश्चन में जो 50 क्वेश्चन होता है वो होता है आपका बायोलॉजी का, मतलब बॉटनी जूलॉजी से होता है 50, और 25 क्वेश्चन आता है आपका केमिस्ट्री, और 25 क्वेश्चन आता है आपका मेरे भाई फिजिक्स। ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का आते हैं। सर इसके कट ऑफ कितने जाते हैं मेरे भाई, देखो कट ऑफ अगर जाओ तो मैक्सिमम कट ऑफ इसका गया है 70, लेकिन अगर आप 65 प्लस लेकर आ जाते हो मार्क्स तो आपका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतना लेके चलिए कि अगर 65 आपको मार्क्स आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए, आपको 80 प्लस लाने का टारगेट होना ही चाहिए। ठीक है मेरे भाई। तो इतना इसका कट ऑफ जाता है नॉर्मली। पिछली बार अगर देखो तो मतलब कि 2025 में इसका 62 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गया था, उससे पहले 63 गया था। इसी मतलब इसी के करीब रहता है। लेकिन आपका टारगेट क्या होना चाहिए मेरे भाई, 80 प्लस होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, जो इसमें जो 50 अगर 50 मार्क्स आप बायोलॉजी में लेकर आ जाते हो, और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बच्चे को थोड़ा सा वीक है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में आप 50 में से अगर 30 नंबर भी लेकर आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल यहाँ पे प्ले करता है, तो इसलिए बायो को अच्छी तरीके से करके जाइएगा। ठीक है। और पीवाई को आपको करना इस वजह से है क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। अगर आप यहाँ देखो, मैं 2017 से भी पीवाईक्यू करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं आपको एक कंप्लीट पीवाईक्यू करवाऊंगा। और साथ के साथ आपको वहाँ पे मैं बताऊंगा भी कि देखो कौन सा पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं, कौन सा रिपीट नहीं हुए हैं। ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो इसमें एक रूल होता है आपको फॉलो करना होता है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए तो वीडियो को आप क्या कर लेंगे मेरे भाई, वीडियो को ईमानदारी से आप पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद पहले आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ताकि आपका साथ के साथ रिवीजन होता रहे। देन उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है ना। तो आप चेक करेंगे कि आपने जो आंसर बताया है और मैं जो आंसर बता रहा हूँ सही है या गलत है ना। तो उसको आप थोड़ा चेक करते रहिए, ताकि आपका साथ के साथ रिवीजन भी हो जाए और पीवाईक्यू भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर सेल आर मोर इजली डैमेज बाय द रेडिएशन देन द नॉर्मल सेल। जो कैंसर सेल होता है आपको पता है कि वो रेडिएशन पड़ने की वजह से क्या होता है भाई, बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। ये क्यों होता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना। बताएंगे क्यों होता है। क्योंकि वो क्या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है, या डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से होता है, या वो डिवाइडिंग ही नहीं होता भाई। डिवाइडिंग होगा ही, न्यूट्रिशन को उसके बाद बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वो क्या होता है भाई कि बहुत फास्ट डिवाइड होता रहता है। और स्ट्रक्चर डिफरेंट की वजह से ऐसा कुछ नहीं है, वो होता है बहुत रैपिड डिवीजन होता है। आपको पता है जो कैंसरस सेल होता है बहुत ही फास्ट डिवीजन होता है, उसके अंदर माइटोसिस प्रोसेस से डिवीजन। आपसे पूछा जाता है बताओ कौन से प्रोसेस से डिवीजन होगा, तो ये माइटोसिस से डिवीजन होता है ना। माइटोसिस म्यूसिस होता है तो डिवीजन का, तो ये माइटोसिस इसके अंदर चलता हुआ है, जिसकी वजह बहुत ही रैपिडली डिवीजन होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, सेल लाइनिंग द ब्लड कैपिलरीज आर नोन एज। ये आप जब पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्वेश्चन है ये। तो बताएंगे अगर आप ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो लाइनिंग होता है उसको हम क्या कहेंगे। क्या वो ऑक्सीटोसिक सेल कहलाएगा? नहीं यार, जो ऑक्सीटोसिक सेल होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है सर, ये स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका तो कोई बात ही नहीं है ना। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपसे पूछा जाता है बताओ ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलेंगे सर, ये स्टोमक में प्रेजेंट होता है। और ये रिलीज क्या करता है, एचसीएल ये रिलीज करता है। उसी टाइप से देखेंगे इंडोथेलियम सेल, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर इंडोथेलियम सेल होगा। ठीक है भाई। जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है बताओ इसके अंदर लाइनिंग किस चीज का लाइनिंग होता है, तो आपसे कौन सा मतलब कि टिश्यू का लाइनिंग होता है, तो आप क्या बोलोगे सर, इसके अंदर स्क्वायमस एपिथेलियल होता है। कौन सा होता है, स्क्वायमस एपिथेलियल। स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आप पेरेंटल सेल देखेंगे तो ये फर्दर ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा भाई, फिर ये स्टोमक में प्रेजेंट होता है ना, ये स्टोमक में प्रेजेंट होता है। और अगर आप ये देखेंगे मतलब कि क्या है, हेमोसाइट। हेमोसाइट जो होता है मेरे भाई, ये होता है एक ब्लड सेल होता है ना, कहीं लाइनिंग वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है। हेमोसाइट मतलब एक ब्लड सेल है, वो आपके लिए ये चीज़ नहीं है, बस ये एक्स्ट्रा में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 इसमें पूछा है केमिकली द एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडीज होता है वो केमिकली किस नेचर का होता है, मतलब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, मुझे बताओ जो एंटीबॉडी है उसका नेचर क्या है ना, नेचर आपसे पूछा गया है। तो मुझे बताएंगे जो एंटीबॉडी होता है
उसका क्या नेचर, न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर होता है, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। ध्यान रखिएगा जो एंटीबॉडी होता है उसका हमेशा हमेशा नेचर क्या होता है, वो प्रोटीन नेचर का होता है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से आपसे पूछा जाता है, बताओ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बी लिम्फोसाइट से होता है कि टी लिम्फोसाइट से होता है। आपने पढ़ा होगा व्हाइट ब्लड सेल में लिम्फोसाइट पढ़ा होगा। लिम्फोसाइट फिर दो कैटेगरी में होता है ना, लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट को फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। एक हो गया बी, एक हो गया टी। तो आपका जो मेरे भाई यहाँ पे बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट से आपका क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताएंगे बी लिम्फोसाइट से मतलब एंटीबॉडी कौन से लिम्फोसाइट से बनता है, आप क्या बोलोगे सर, बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी बनता है। आसान सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम। देखो भाई ये जो मतलब कि कौन सा जर्म लेयर आपसे अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हैं। तो फिलहाल आपसे पूछा गया कनेक्टिव टिश्यू बताओ उसका ओरिजिन क्या, ओरिजिनेट मतलब क्या पूछा गया है, ओरिजिन इसका बताओ क्या है। तो बताएंगे कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या है। क्या इसका इंडोडर्म ओरिजिन है, एक्टोडर्म है, मीजो या इंडोमीजो, दोनों होता है। तो ध्यान रखिएगा आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका जो डर्म होता है वो मीजोडर्म होता है ना, मीजोडर्म। कनेक्टिव टिश्यू का जैसे एग्जांपल हो गया आपका ब्लड हो गया, बोन हो गया, लिम्फ हो गया, ये सारे भी अभी कभी पूछ लेते हैं आपसे, बताओगे कि बोन जो होता है और उसका ओरिजिन क्या है, फिर आप क्या बोलोगे सर उसका भी ओरिजिन मेसोडर्म है। अगर आपसे पूछेगा लिम्फ बताओ क्या, तो मेसोडर्म। ब्लड पूछे तो क्या, मतलब कि सिंपल सी बात है, कनेक्टिव टिश्यू का जितना भी एग्जांपल है वो टोटल का ओरिजिन क्या होगा मेरे भाई, मेसोडर्म में ही होगा। ठीक, आई होप कि आपको ये चीज समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अच्छा एक्टोडर्म में बता दो, एक्टोडर्म में देखो यार, एक्टो मतलब होता है बाहर, एक्टो मतलब होता है आउट, है ना, आउटर साइड। आउटर साइड आप देख रहे होगे क्या होता है भाई, स्किन होता है। तो सिंपल से इसका क्वेश्चन होता है जो जितने भी मतलब स्किन जो है वो उसका ओरिजिन क्या है, वो एक्टोडर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इन ऑफ टू बॉन्ड, दो बॉन्ड होता है आपस में, देखो बी एल बी ऐसे याद कर सकते हैं, बी एल बी, दो बॉन्ड को जो आपस में जोड़ने वाला होता है वो कौन होता है भाई, लिगामेंट होता है ना। क्या पूछा है कि इन जब दो बॉन्ड जब आपस में जुड़ते हैं तो बताओ उसके बीच में क्या होता है, तो ये लिगामेंट होता है, बी एल बी से याद कीजिएगा। तो जो बॉन्ड को बॉन्ड से जो जोड़ता है उसको हम लिगामेंट कहते हैं। सो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो टेंडन होता है मेरे भाई, ये किसको जोड़ता है, ये बॉन्ड को मसल्स से जोड़ता है। बॉन्ड को जो मसल्स से जोड़ता है उसको हम कहते हैं टेंडन कहते हैं। ठीक है, आई होप कि ये सब चीज में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछा गया, ग्लैंड आर कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू। जो ग्लैंड होता है इसके अंदर किस टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये प्यारा सा एंड आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये हम सब जानते हैं ग्लैंड गंड जो होता है वो इपिथेलियल टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है मेरे भाई, इपिथेलियल टिश्यू होता है। और देखो इसमें एक आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसका फंक्शन क्या होता है। देखो कनेक्टिव टिश्यू का जो होता है, कनेक्टिव के अंदर क्या आ गया मेरे भाई, बोन आ गया आपका, है ना, जितने बोन हो गए, कार्टिलेज हो गए। तो इसका काम क्या होता है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना था। इसका जो मेन फंक्शन होता है ये सपोर्टिव नेचर का होता है। ये फंक्शन आपके एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, सपोर्ट प्रोवाइड करना। और जो मसल्स होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कंट्रेक्शन, है ना, जैसे मसल्स कंट्रेक्शन आपने पढ़ा होगा, कंट्रेक्शन करने में हेल्प करता है। उसी टाइप से जो आपका जो नर्व टिश्यू होता है वो किस चीज में हेल्प करता है भाई, कंडक्शन में, है ना, कंडक्शन में हेल्प करेगा ये। ठीक है, कंडक्शन में हेल्प करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, इंटरकलेटेड डिस्क बताया कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरकलेटेड डिस्क बताओ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। चाहे वो न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होता है, या कार्डियक मसल्स में होता है, या जंक्शन मसल्स एंड नर्व में होता है, या फिर स्ट्रेटेड मसल्स में होता है। जो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि कहाँ पे प्रेजेंट है, आप क्या बोलोगे सर, कार्डियक में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होता है। और देखो यहाँ पे जो कार्डियक मसल्स होता है, आपसे पूछा जाता है कार्डियक मसल्स का एग्जांपल बताइए। कार्डियक मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बॉडी के कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। आप क्या बोलोगे, हार्ट। जो हार्ट हमारा बना हुआ है वो कौन से मसल से का बना हुआ मेरे दोस्त, वो कार्डियक मसल से का ही बना हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मायोग्लोबिन पता है, पूछा गया है मायोग्लोबिन बताओ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो मायोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है वो क्या बोलोगे सर, वो लीवर में प्रेजेंट होता है, नहीं भाई, वो जो प्रेजेंट होता है वो मसल्स में प्रेजेंट होता है। मायोग्लोबिन जो होता है ये क्या करता है, ये मसल्स को रेड कलर प्रोवाइड करता है। मसल्स को क्या करेगा, रेड कलर प्रोवाइड करेगा। अब ब्लड के अंदर देखो बच्चे यहाँ पे क्या होता है, बहुत बच्चे यहाँ पे ब्लड लगा देंगे तो, लेकिन आपको ब्लड नहीं देगा। अगर कभी पूछे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन अलग अलग चीज होता है ना बच्चे। यहाँ आप लोगों में बहुत से स्टूडेंट्स है जिन्होंने ब्लड लगाया होगा। अगर आपसे पूछे हीमोग्लोबिन कहाँ पे है, तो देन आपको लगाना है ब्लड, है ना, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मेन क्या फंक्शन होता है, और ब्लड में भी पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन ब्लड में कौन से कंपोनेंट में प्रेजेंट होता है,
आप क्या बोलोगे सर ये होता है आरबीसी में होता है, मतलब रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। सर उसमें क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि हेल्प करता है किस चीज़ में? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, इस वजह से ये आरबीसी में प्रेजेंट होता है। और आरबीसी के अंदर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा ब्लड सेल है, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट, कि जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो वो आरबीसी ही है जिसके अंदर क्या होता है मेरे दोस्त? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सार्कोमेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन, जो सार्कोमेयर होता है वो बताएंगे किसके किसके बीच का डिस्टेंस होता है। तो सार्कोमेयर जो होता है भाई मेरे, वो जो होता है 2Z लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है। सो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2Z लाइन होता है, उसके बीच का जो लाइन, जैसे देखो ये Z लाइन है ना, ये Z और ये Z, इसके बीच का जो ये लाइन है इसी को हम क्या कहते हैं? सार्कोमेयर कहते हैं, 2Z लाइन के बीच का। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कमर्शियल, इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि कमर्शियल डिजीज है? कमर्शियल मतलब क्या होता है? जो कि एक होता है ना, अगर एक बंदा को हो जाए तो वो दूसरे को भी हो सकता है। मान लीजिए पर्सन ए को है तो वो डिजीज ऐसा होता है कि वो बी को भी हो सकता है किसी के थ्रू, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट है ना, किसी के थ्रू ट्रांसफर हो जाए, मक्खी के थ्रू है ना, मस्कीटो के थ्रू, बीज के थ्रू वो ट्रांसफर होकर, मतलब वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर होकर दूसरे बंदे को हो सकता है, तो उसको हम कमर्शियल डिजीज कहते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखते हैं आप, क्या रिकेट्स होगा? नहीं यार, रिकेट्स जो होता है ये किसके वजह से होगा? ये विटामिन डी के कमी की वजह से होता है ना, विटामिन डी के कमी की वजह से होता है रिकेट्स। तो ये तो फिर भाई अब ऐसा थोड़ी ना एक बंदा को तो दूसरी को हो जाएगा, मतलब जिसके जिसके अंदर विटामिन डी की कमी होगी उसको ये डिजीज होगा, हर किसी को तो हो नहीं सकता है। और इसी टाइप से आप डायबिटीज़ देखेंगे तो ये भी मतलब कि शुगर की वजह से होता है, तो ये भी आपका ट्रांसफर डिजीज़ नहीं है। कैंसर भी होता है, ये भी कमर्शियल डिजीज़ नहीं है। तो आपका एनाबियोसिस जो होता है ये आपका ट्रांसफरेबल डिजीज़ होता है, जो कि काउज़ होता है इंटामीबा से। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये किससे काउज़ होता है? तो इंटामीबा हिस्टा, ये आप नाम याद कर लेना, इंटामीबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 फाइनली हम पहुंच चुके हैं। इसमें पूछा गया है इनएक्टिव कैंसर जीन इज कॉल्ड। देखो जब कैंसर का जीन क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजोन कहते हैं। तो सो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल एंड बिल्कुल सही आंसर है। और ये जब एक्टिव हो जाता है, जब ये देखो ये इनएक्टिव पूछा है, अगर ये अब एक्टिव अगर पूछ लेता है यहाँ पे, आप क्या बोलते फिर? अगर आपको कल को एक्टिव पूछे तो आप क्या बोलोगे? उसको ऑन्कोजोन बोलोगे। अगर एक्टिव और इनएक्टिव में पूछे तो प्रोटो लगा देना है, अगर वो एक्टिव पूछे तो फिर डायरेक्ट ऑन्कोजोन बोलना आपको, ऑन्कोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है बीइंग ट्यूमर इज, देखो इससे आप क्या समझ में आ रहा है कि देखो ह्यूमन डिजीज एंड हेल्थ जो 12th का चैप्टर है उससे लगभग एक क्वेश्चन, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, मतलब 4 क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से एक साल पूछा गया और भी क्वेश्चन है, इसलिए आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को अच्छे तरीके से करके जाना है। इस पीवाई को आपको ये चीज भी समझना है साथ के साथ। बताएंगे बीइंग ट्यूमर इज वन ऑफ विच, बताएंगे इसमें से क्या, किसको हम बीइंग ट्यूमर कहेंगे, है ना? आपने ट्यूमर वाले में, कैंसर वाले इसमें पढ़ा होगा, तो किसको कहेंगे मेरे भाई? देखो यहाँ पे क्या होता है, ये सो मेटास्टेसिस का जो मेटास्टेसिस शो करेगा उसको नहीं, उसको हम कहेंगे मिलिडेंट, है ना? इसको हम क्या कहेंगे? मिलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे। इसको हम लिख देता हूँ आपके लिए, इसको हम कहते हैं मिलिग्नेंट ट्यूमर। मिलिग्नेंट ट्यूमर, तो ये ध्यान रखिएगा। आपका इसका जो आंसर होगा डिफरेंशिएट एंड कैप्सुलेटेड, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे पूछा अनडिफरेंटेड, ये भी आपका मैलिग्नेंट कहलाएगा। और आपका सो मेटास्टेसिस, जब मेटास्टेसिस के कंडीशन में होता है वो भी आपको मैलिग्नेंट ही कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में फाइनली पहुंच चुके हैं। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप्स बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर्स, बताएंगे बीटी क्रॉप बोले तो आप क्या बोलोगे? सर कॉटन, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आपके लिए होमवर्क है, आप हमें बताएंगे कि बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है, बीटी का फुल फॉर्म हमें कमेंट करके बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम द इंडोस्पर्म, जो पेरिस्पर्म होता है वो इंडोस्पर्म से कैसे अलग है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। पेरिस्पर्म जो होता है वो इंडोस्पर्म से कैसे डिफरेंट है? बीइंग ए हैप्लॉइड टिश्यू, क्या ये हैप्लॉइड टिश्यू, हैप्लॉइड को जैसे होता ना भाई, गलत बात है ये। हैविंग नो रिजर्व फूड, क्या इन दोनों के पास रिजर्व फूड होते ही नहीं है? अरे होते हैं यार बिल्कुल।
बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू, हाँ, बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपका एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। और जो आपका जो पेरिस्पर्म होता है वो डिप्लॉइड होता है। इसीलिए आप इसको बोल सकते हैं ये दोनों आपस में डिफरेंट है, क्योंकि ट्रिप्लॉइड है, ये है डिप्लॉइड। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपके एग्जाम में एक बार ये भी पूछा गया है कि मुझे बताएंगे इसमें से ट्रिप्लॉइड कौन है, डिप्लॉइड कौन है, एंड हैप्लॉइड कौन है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, अभी के भी याद कर लेना कि एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, पेरिस्पर्म जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। ठीक, ये याद रखना आपको। और जो पेरिस्पर्म होता है वो क्या करता है भाई? फूड को स्टोर करता है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या लिख रखा है कि भाई नो, है ना, ये जो होता है पेरिस्पर्म फूड को स्टोर करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 से पूछा है विच ऑफ द मेटाबॉलिक इज कॉमन फॉर द रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ द फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इसमें से कौन सा ऐसा मेटाबोलिटीज है जो कि ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है? किसको? फैट को, कार्बोहाइड्रेट को एंड प्रोटीन को। तो इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन चला जाएगा, एसिटाइल कोलिन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बोलोगे सर ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? देखो यार, आप क्रेब साइकिल जब पढ़ेंगे ना, क्रेब साइकिल में वहाँ पे ये सारी चीज़ आपको पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। क्रेब साइकिल ये कहाँ से भाई? क्रेब साइकिल से ये क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर ये क्रेब साइकिल कौन से चैप्टर में? भाई आप रेस्पिरेशन जब पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। अगर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और पीवाईक्यू करने में मैं सोच रहा हूँ कि कम टाइम में आपको क्वेश्चन करवा दूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। ए सेडिमेंट्री सी एमिनेसिस गेट अटैच टू द स्नेल लाइनिंग टू हर्मिट क्रेब द एसोसिएशन। ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है कि भाई एक सी एनोमिया है जो कि हर्मिट से क्या कर रहा है भाई? अटैच हो रहा है। ठीक, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या होता है भाई? मतलब वो सिम्बायोसिक एसोसिएशन में है। दोनों क्या चीज में है? सिम्बायोसिक एसोसिएशन में होता है। तो दोनों को अगर बेनिफिट हो तो उसको क्या कहेंगे? सिम्बायोसिक एसोसिएशन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका बी बिल्कुल एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो एक्टोपैरासिटी में तो भाई मेरे इसमें से एक को हार्म होता है और एक को फायदा होता है। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं, इसमें एक को नुकसान हो रहा है। और कमेंसिलिज्म जो होता है इसके अंदर क्या होता है भाई? एक को तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को कुछ नहीं हो रहा, दूसरा एकदम न्यूट्रल है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसी टाइप से अगर यहाँ पे देखें एमेंसिलीज में से एक को तो नुकसान हो रहा है और दूसरे को इसमें क्या हो रहा है? कोई ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आपसे इस टाइप का क्वेश्चन कभी आपको कमेंसिलीज में पूछ लेता है, कभी आपको एमेंसिलीज में पूछ लेता है, कभी आपको एक्टा पैरासिटीज में पूछेगा, कभी आपको सिम्बायोसिस पूछेगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल लगभग आता है। आप अगर पीवाई को रेगुलर करेंगे अभी से लेकर 2000 जहाँ जब भी आप एग्जाम दे रहे हो तब तक का करेंगे तो आपको हर साल ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरीड आउट। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है वो बॉडी के अंदर इसमें से कौन सा सेल इसको कैरी आउट करता है? तो मेरे भाई देखो, मैंने आपको अभी बताया था बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट से क्या हुआ था? देखो मैंने आपको क्या बताया था भाई, लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। बी में मैंने आपको बताया भाई वो एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन मेरे भाई टी जो लिम्फोसाइट होता है वो हमारे सेल को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी इन द सेंस कि वो हमें डिजीज से लड़ने की हमारे अंदर कैपेसिटी प्रोवाइड करता है ना, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि हम डिजीज से लड़ सकें। इसका जो आपसे क्या क्या कहा है, यही सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का बात आ जाए तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? टी लिम्फोसाइट लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बी लिम्फोसाइट क्या करता है मेरे भाई? मैं जस्ट बताया, जो एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी। और थ्रोम्बोसाइट जो होता है भाई, बहुत बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है, थ्रोम्बोसाइट होता क्या भाई? ये थ्रोम्बोसाइट का दूसरा नाम क्या है? प्लेटिलेट्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूसरा नाम क्या है इसका? प्लेटिलेट्स है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड को क्लोट करना, ब्लड क्लोटिंग में ये हेल्प करता है। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया ब्लड क्लोटिंग में। और ध्यान रखिएगा, एक तो आपसे पूछा था ब्लड क्लोटिंग में कौन सा ब्लड सेल हेल्प लेकर, आप क्या बोलोगे सर? प्लेटलेट ऑप्शन होगा या थ्रोम्बोसाइट, दोनों को सेम ही मतलब एक ही और दूसरा नाम है, तो आप प्लेटलेट लगाएंगे। आपसे पूछा जाता है इसके अंदर बताओ कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो हमेशा याद रखिएगा विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। और इर्थ्रोसाइट जो होता है, ये पता है किसका नाम है? इर्थ्रोसाइट भी होता है आरबीसी का, ये दूसरा नाम है। किसका है? रेड ब्लड सेल का ये दूसरा नाम है, उसको इर्थ्रोसाइट कहते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन है मेरे भाई वो ट्रांसपोर्ट करना। कभी आपसे एग्जाम हॉल में पूछा जाए कि बताओ ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसमें से कौन सा हम ब्लड सेल को यूज करते हैं, मतलब कौन सा ब्लड सेल यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आप क्या बोलोगे? आरबीसी। ठीक, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि उसको क्या करता है? रेड कलर प्रोवाइड करता है। उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी आउट कर सके।
चलिए क्वेश्चन नंबर, तो एक्सप्लेन ज़्यादा अगर करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन 18 देखो, अकॉर्डिंग टू द डार्विन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ड्यू टू, जो डार्विन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है वो क्या है, ठीक है। प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको पहले आप खुद से सॉल्व ट्राई करने की कोशिश करेंगे। क्या इंट्रा स्पेसिफिक, देखो इंट्रा एंड इंटर इसी दोनों में, ये तो होगा नहीं भाई, कंपटीशन विद इन द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ये तो भाई डार्विन साहब ये तक कहे नहीं थे, इसको हटा दो इसको हटा दो, इन्हीं दोनों में कोई एक ऑप्शन होगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जो डार्विन साहब थे उन्होंने कहा था इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है ना, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की मतलब कि जब इंट्रा बोले तो मतलब जब कोई भी सेम सेम स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है, उसके बारे में उन्होंने बात किया था, सेम स्पीसीज। और इंटर इंटर मतलब होता है डिफरेंट, इंटर इंटर मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ये वर्ड्स आप ध्यान रखना। उन्होंने बात किया था सेम के बारे में, तो इंट्रा इंट्रा मतलब सेम, इंटर जैसे आपने अभी इंटर का एग्जाम दिया होगा, 12th इंटर मतलब देखो इंटर का एग्जाम दिया तो भाई 12th में ऐसा थोड़ी नहीं कि भाई सिर्फ आपकी स्कूल के स्टूडेंट थे, अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट थे, अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट थे, तो अलग अलग जहाँ पे होता है उसको इंटर कहते हैं, और इंट्रा जो होता है वो सेम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेच्ड इन द डेवलपिंग फीटस बाय द एम्यूनोसेंटेसिस, तो इसको हम किसको हम डिटेच नहीं कर सकते हैं, कौन से बीमारी को हम इस प्रोसेस से डिटेच नहीं कर सकते हैं भाई। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम बिल्कुल इसको डिटेच कर सकते हैं, सेक्स ऑफ द फीटस बिल्कुल ही भाई, इसके लिए तो पहले स्टार्टिंग इसको किया गया था कि बच्चे मतलब मेल या फीमेल है ना, गर्ल्स या बॉयज है, तो उसके लिए ही इसको स्टार्ट किया गया था, हालांकि अभी बैन हो चुका है हमारे इंडिया के अंदर। तो इसका डाउन सिंड्रोम को हम डिटेच कर सकते हैं कि ये कौन सी बीमारी को नहीं, देखो स्टार्ट वाली ये किया गया था, मतलब कौन सा सिंड्रोम वगैरह को पता लगाने के लिए इस चीज़ को स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसका लोग मिसयूज करने लगे थे, किसमें, सेक्स वगैरह को, मतलब कि ये फीटस है, मतलब फीटस किस टाइप का नेचर का, मतलब मेल है या फीमेल है, तो उसके वजह से इसको यहाँ पे बैन कर दिया गया है। लेकिन जो जॉन्डिस बीमारी होता है, फिलहाल आपका जो क्वेश्चन है इसको हम डिटेच यहाँ से नहीं कर सकते हैं। और मुझे एक चीज़ और बता देंगे, क्लीन फिटर सिंड्रोम होता क्या है, चलो बता दो इसी बहाने कि क्लीन फिटर सिंड्रोम क्या होता है। तो क्लीन फिटर सिंड्रोम क्या होता है, जब भी क्या मतलब कि मेल के केस में, क्लीन फिल्टर बोले तो मेल, ध्यान रखिएगा मेल के केस में है। कैसे याद करना सर, के फॉर किंग है, राजा जो होता है भाई वो किंग किसको बोले, राजा होता है, राजा बोले तो मेल, मतलब कि मेल के अंदर होता है, सबसे खास बात ये है मेल के अंदर होता है। और दूसरी बात है कि आपको याद रखिएगा, मेल के अंदर जो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है एक्स वाई होता है, लेकिन अगर उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम कहेंगे। और उसके अंदर जो उसका जो मतलब कि नेचर होने लगता है, फिर उसका नेचर फीमेल जैसा, वो थोड़ा सा कुछ बिहेवियर होने लगते हैं, उसके बॉडी चेंजेस उस टाइप से होने लगता है, तो ये आपका क्लीन फिल्टर सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम जो होता है मेरे भाई, जो आपका जो 21st क्रोमोसोम है ना, 21st क्रोमोसोम होता है, वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर ऐड हो जाता है, ये आपका डाउन सिंड्रोम होता है। चलिए क्वेश्चन 20 देखो, सी एमोनिया बिलोंग टू फाइलम है ना, कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं। एनिमल किंगडम का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है, वो भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, बस एग्जाम्पल्स आते हैं ना, एग्जाम्पल्स आते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना होगा एनिमल किंगडम के लिए, बस एग्जाम्पल अच्छे से कर लीजिएगा उसका, और साथ के साथ थोड़ा सा उसका फिजिकल जो है प्रॉपर्टी है कि सिमेट्री क्या है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ आपको कर लेना है, तो आपका यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये कौन से इससे बिलोंग करते हैं ये आपसे पूछा गया था, आई होप कि आपको ये पता होगा भाई, ये सिलिंट्रेटा से बिलोंग करते हैं। सिलिंट्रेटा को हम किस नाम से जानते हैं, निडेरिया भी इसको कहते हैं, निडेरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मेयोटिक स्टेज आर एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 28 सेल फ्रॉम द वन सेल। एक सेल से अगर आपको 28 सेल बनाना है तो टोटल मेयोटिक स्टेज आपको कितना लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, एक मेयोटिक स्टेज से कितना बनता है भाई, 4 बनता है, तो पता है आपको कितना बनाना, 28 बनाना है, तो मतलब कि इसको कितने से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो 28 हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, अगर इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। या नहीं तो आपको इस तरीके से भी सोच सकते हो, 1 से 4 बन रहा है जो है ना, अगर आपको यहाँ पे नहीं होता इसको 2-7 तरीके से कैसे कर सकते हो भाई, आपको पता है मेयोटिक डिवीजन में 1 से 4 बनता है, तो इसमें क्या करें भाई, 28 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए तो फिर भी आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दोनों तरीके से आप सोच सकते थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है, मैमल्स हार्ट कैसा होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है, क्योंकि अंदर इसके अंदर होता है एसए नोड जो कि इसके इम्पल्स को ये प्रोवाइड करता है, एसए नोड इसके अंदर प्रेजेंट है जो कि इम्पल्स प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोफाइट कैरेक्टर आर प्रेजेंट, जो जीरोफाइटिक कैरेक्टर होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो ब्रायोफाइट के अंदर प्रेजेंट होता है, टेरिडोफाइट या फिर जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। जीरोफाइट अगर आप बोले तो मैं मेरे भाई जो कि एडेप्टेशन होता है ड्राई कंडीशन में इसमें से कौन होता है। अगर आप ब्रायोफाइट देखेंगे भाई, इसको अंदर इसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए,
एम्फीबियन ऑफ द अगर आपसे पूछा जाता है ये भी बताओ एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहते हैं? वो ब्रायोफाइट को ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा जी। टेरिडोफाइट्स हो तो भाई ये भाई मॉइस्ट हैबिटेट इसका तो बहुत ज़्यादा ही मतलब मॉइस्ट इसको चाहिए एनवायरनमेंट है, लेकिन आपका जो जिम्नोस्पर्म होता है ये आपका ज़ीरोफिलिक कंडीशन में ये रह सकता है। क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो होता है इसके अंदर मतलब निडी लाइक लीफ होते हैं इसके अंदर है ना, क्यूटिकल इसके अंदर बहुत थिक प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वाटर को कम से कम लॉस करता है, इस वजह से इसमें ज़ीरोफिलिक कैरेक्टर इसके अंदर होता है। चलिए और आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 फाइनल है, मियोसिस सेकंड को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम क्या बोलेंगे? माइटोटिक डिवीजन, है ना। ये जो होता है मियोसिस सेकंड है ना, देखो ध्यान रखिए सेकंड, तो ये सिमिलर होता है किसके ऐसा? सिमिलर होता है माइटोसिस के, सेम टू सेम माइटोसिस के ही ऐसा होता है, ठीक। और आपका जो रिडक्शन डिवीजन होता है ये मियोसिस फर्स्ट के जैसा होता है। बहुत बच्चे यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट ये बोलेंगे, ये होता है मियोसिस फर्स्ट के जैसा होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसका आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। आइए देख क्वेश्चन नंबर 25, इन एन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग विद द यूनिडायरेक्शन, इसके अंदर बताएंगे इकोसिस्टम आपने पढ़ा होगा यूनिडायरेक्शन मल्टी डायरेक्शन, इसके अंदर बताएंगे कौन सा है जो कि यूनिडायरेक्शन होता है, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में इसमें से कौन चलता रहता है। आप क्या बोलोगे सर? वो जो होता है आपका फ्री एनर्जी तो होता है वो एक ही डायरेक्शन में चलता है ना, प्रोड्यूसर जाएगा कंज्यूमर जाएगा, है ना। सिंपल सा है भाई, एक तो आप सन से रिलीज होता है एनर्जी, सिंपल सा मैं आपको प्रोड्यूसर के पास जाएगा, फिर ये आप जो खाने वाला था वहाँ जाएगा, तो ये जो होता है एकदम यूनिडायरेक्शन वो हमेशा ना हमेशा एनर्जी फॉलो करता है। जो आपका सल्फर होता है ये आपका एक साइकिल वे में चलता है, जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है ये भी आपका साइकिल वे में चलता है, कार्बन साइकिल भी आपने पढ़ा होगा, ये सब साइकिल वे में चलते हैं, लेकिन मतलब एक सिंपल सा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो हमेशा ना हमेशा होता है फ्री एनर्जी, जो कि कहाँ से रिलीज होगा? सन से रिलीज होगा। देखो आपके जो बायोलॉजी होते हैं उसके पोर्शन आपको पता है टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो मैं सोच रहा हूँ मतलब पार्ट वाइज करवा दूँ, अभी भी 26 मिनट हो चुके हैं, तो अगर मैं आपको पूरा 50 क्वेश्चन करवाऊँ तो 1 आवर का वीडियो बन सकता है, और मैं नहीं चाहता हूँ ज़्यादा आपको लेंदी वीडियो प्रोवाइड करूँ, ताकि आप शॉर्ट टाइम में, ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है साथ के साथ, बस ये आपको एज अ रेफरेंस आप ले लीजिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे एग्जाम हॉल में, उसकी अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी पढ़ना है ना। बहुत से बच्चे इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कौन से होते हैं? जो नीट के होते हैं, और नीट में आपको थोड़ा डीप पढ़ना होता है, लेकिन जामिया बीपीटी के लिए बहुत डीप की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बेसिक भी आपको पता है, नॉलेज है, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसलिए आज हम 25 ही क्वेश्चन रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट मैं आपको कल वाले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप वीडियो पे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमें कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा है। आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम में आईडी है, आप चाहो तो हमें यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें, अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें।